द हॉरर फाइल सिर्फ रात को खुलती है। तीन दोस्त माया, रोनी और पूजा दिल्ली से निकलकर बादलपुर गांव पहुंचते हैं। उनका मकसद है वहां की कहानियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना। अरे भाई साहब, बादलपुर पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो गई। इतनी देर के अब तो शाम ढल चुकी है। सच कहूँ, रास्ता बेहद लंबा था और सफर की थकान भी अब हड्डियों तक उतर आई है। यार, मेरी तो कमर जवाब दे गई। ऊपर से ये रास्ता पूरा पत्थरों से भरा हुआ और ये बैलगाड़ी हिचकोलों से जान निकाल दी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कब ये रुके और हम नीचे उतरें। मेम साहब, यहाँ जो रहते हैं वो खुद ही इस गांव से जाना चाहते हैं। इतना कठिन और सुनसान गांव है, तो आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम लोग लेखक हैं, अलग अलग गांवों में जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। और वैसे भी ये डरावनी बातें तो सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। तुम बेकार में चिंता मत करो, यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो? कहानियां? लगता है इस गांव के बारे में तुम लोगों को पता ही नहीं है। चलो छोड़ो, अब मैं चलता हूँ। सच में यहाँ रहना आसान नहीं है। ये कहकर बैलगाड़ी वाला अंधेरा गहराने से पहले ही वहां से निकल गया। जब तीनों गांव के भीतर पहुंचे तो कुछ लोग उन्हें देखकर आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगे। ऐसा लगा मानो मेहमानों के आने पर उन्हें खुशी नहीं बल्कि किसी अनजाने डर ने घेर लिया हो। वाह यार, देखो तो सही, ये जगह कितनी अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पुरानी किताब के पन्नों में उतर आए हों। बादलपुर, नाम ही कितना खूबसूरत है। मुझे यकीन है यहाँ की कहानियाँ कमाल की होंगी। घर जाकर जरूर इन पर कुछ लिखूंगी, शायद कोई वीडियो भी बनाऊं। माया, तुझे तो हर जगह कहानियां ही नजर आती हैं, लेकिन ये गांव पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख तो सही, ये लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? और ये पास का जंगल, अगर रात को कुछ गड़बड़ हो गई तो? मैं कहता हूँ वापस चलते हैं। दिल्ली में कितने अच्छे अच्छे कैफे हैं, वहीं बैठकर आराम से चाय पीते हैं। रोनी, तू तो हर बार डरने लगता है। माया, मैंने तुझे पहले ही बताया था ना, मैंने इस गांव के बारे में थोड़ी रिसर्च की थी। यहाँ जो पुराना मंदिर है वो कोई साधारण जगह नहीं मानी जाती। लोगों का कहना है वहाँ एक दर्पण है जो कुछ अजीब करता है। पूजा, तू भी शुरू हो गई अब दर्पण वर्पण की बातें। अरे मैं तो बस यहाँ की लोक कथाएं सुनने आई हूँ। अगर कुछ दिलचस्प मिला तो घर जाकर उस पर शायद कोई कहानी लिख लूं। लेकिन अभी तो बस मजे लेने हैं। चलो गांव के अंदर चलते हैं, कोई ना कोई मिलेगा, उसी से मंदिर का रास्ता पूछ लेंगे। माया, तुझे तो सब कुछ रोमांचक लग रहा है, लेकिन मुझे ये जगह है कुछ डरावनी लगती है। बैलगाड़ी वाला भी कह रहा था ज्यादा देर यहाँ मत ठहरना। सच कहूँ, इस गांव में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रोनी, जरा शांत हो जा। माया, हमें यहाँ थोड़ा सावधान रहना होगा। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा था, सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक यज्ञ हुआ था जो किसी वजह से गलत हो गया। कहते हैं उस यज्ञ का उस दर्पण से कोई संबंध है। लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि वो दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो कुछ और भी दिखाता है। वाह पूजा, अब तो और भी मजा आने वाला है। अगर सच में ऐसा कोई दर्पण यहाँ है तो हमें तो जरूर उसे देखना चाहिए। चलो पहले गांव में कहीं रुकने की जगह ढूंढ लेते हैं, फिर आराम से मंदिर की तरफ चलेंगे। तीनों मंदिर के बारे में पूछताछ करने के लिए आगे बढ़े। रोनी के चेहरे पर हल्का डर साफ झलक रहा था, जबकि माया और पूजा की आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्होंने चौपाल पर दो बूढ़े लोगों को बैठे देखा, जो उन्हें आते देख आपस में कुछ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। नमस्ते ताऊ जी, हम दिल्ली से आए हैं इस गांव की कुछ पुरानी कहानियां जानने के लिए। सुना है यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसमें कोई खास चीज रखी है। क्या आप हमें बता सकते हैं वो मंदिर कहाँ है? बस उसका रास्ता बता दीजिए। बिटिया, तुम्हें शहर वालों को क्या मालूम इस गांव की बातें? उस मंदिर की तो बात ही मत करो, बेहतर है उसे भूल जाओ। तुम लोग बस यहाँ रुकने की कोई जगह ढूंढ लो और जितनी जल्दी हो सके अपनी कहानियां लेकर वापस लौट जाओ। लेकिन ताऊ जी, हम तो बस थोड़ा घूमना चाहते हैं
और इस गांव की कुछ कहानियां सुनना चाहते हैं। आखिर उस मंदिर में ऐसा क्या है कि आप लोग इतना डरते हैं? क्या उसके पीछे कोई पुरानी कहानी छिपी है? कहानी? हाँ, कहानी तो है, पर वो सुनने की नहीं, भूलने की है। वो दर्पण वो कोई साधारण शीशा नहीं है बिटिया। जो उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। माया, सुना ना तूने? मैं पहले ही कह रहा था ये जगह ठीक नहीं है। ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। चल वापस चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। ताऊ जी, आप खुलकर बताइए ना। हम सिर्फ जानना चाहते हैं, अगर उस दर्पण से जुड़ी कोई कहानी है तो कृपया हमें सुनाइए। आखिर यहाँ क्या हुआ था? क्या कोई पुरानी घटना छिपी है उसके पीछे? तुम लोग तो बड़े जिद्दी निकले। ठीक है, सुनो। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक यज्ञ हुआ था। गांव वाले चाहते थे कि वो समय को अपने वश में कर लें। उस यज्ञ का एक हिस्सा था वही दर्पण। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और तब से वो दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो इंसान के अंदर का सच दिखाता है। जो भी उस सच को देख लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। ताऊ जी, ये तो सच में कमाल की बात है। कृपया हमें वो मंदिर दिखाइए ना। मैं वादा करती हूँ हम कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे, बस थोड़ा देखना चाहते हैं, बस इतना ही। नादान हो तुम लोग। ठीक है, जाओ, मंदिर जंगल के उस पार है, पर एक बात याद रखना, उस दर्पण में ज्यादा देर तक न झांको, वरना जो कुछ आएगा वो तुम्हारा नहीं रहेगा। इतना कहकर वो तीनों मंदिर की ओर जाने वाले जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता बेहद डरावना था। चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन फिर भी तीनों बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। माया, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। देख तो सही, ये पेड़, ये हवा, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमें ही घूर रहा हो। मैं कहता हूँ अभी यहीं से वापस चलते हैं। अरे रोनी, तू तो हर चीज से डर जाता है। ये तो बस एक जंगल है और हम सिर्फ एक पुराने मंदिर तक जा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो बस उस दर्पण को देखना चाहती हूँ। अगर कुछ दिलचस्प मिला तो घर जाकर उस पर जरूर कुछ लिखूंगी। माया, तुझे तो बस अपनी कहानियों की पड़ी रहती है। अगर यहाँ सच में हम फंस गए या कोई भूत प्रेत निकल आया तो? मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। माया, रोनी शायद इस बार सही कह रहा है। हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा। अगर वो दर्पण सचमुच समय से जुड़ा हुआ है तो ये कोई मामूली बात नहीं। मैंने पढ़ा है कि कुछ प्राचीन वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इंसान की आत्मा से खेल सकती हैं। कुछ देर चलने के बाद वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं। वाह यार, ये तो कमाल की चीज है। देखो कितना पुराना दर्पण है ये, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग सा एहसास है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें अपनी ओर खींच रहा है, जैसे बुला रहा हो। माया, जरा रुक जा, पास मत जाना उस दर्पण के। मुझे तो इसे देखकर ही अजीब सा डर लग रहा है। तूने ताऊ जी की बात नहीं सुनी क्या? उन्होंने साफ कहा था इसमें मत देखना। माया, रोनी बिल्कुल सही कह रहा है। ये कोई साधारण दर्पण नहीं लगता। देख जरा, इस पर बनी नक्काशियां वही प्रतीक हैं जो मंदिर के बाहर दीवारों पर थे। और सोच, इतने सालों से यहाँ धूल जमी है, फिर भी यह दर्पण इतना साफ कैसे है? पूजा, तू ज्यादा सोच रही है। मैं तो बस इसे थोड़ा करीब से देखना चाहती हूँ। अगर ये सच में इतना खास है तो सोच, घर जाके इसकी कहानी लिखना कितना मजेदार होगा। माया, मैं तुझे पहले ही कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कोई हमें देख रहा है। ये जगह और ये दर्पण, दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। माया दर्पण की ओर मुड़कर देखती है। पहले तो उसे सब सामान्य लगता है, कुछ भी अलग नहीं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ध्यान से झांकती है, उसे अपने जैसी एक परछाई दिखाई देती है जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। ये देखकर माया के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये क्या था? रोनी, पूजा, तुम दोनों ने देखा ना वो चेहरा? माया, मैंने तुझे पहले ही चेताया था, ये दर्पण ठीक नहीं है। अब जरा भी देर मत कर, चलो अभी के अभी यहाँ से निकल चलते हैं। तीनों मंदिर से भागते हुए सीधे गांव की ओर लौटते हैं। गांव पहुंचकर वे मेहमान घर की तरफ बढ़े, जहां दरवाजे पर एक बूढ़ी चाची खड़ी थीं,
जो उस मेहमान घर की मुखिया भी थीं। काकी, हमें आज रात के लिए ठहरना है, क्या हम यहीं रुक सकते हैं? गांव में एक काका ने बताया था कि बाहर से आने वाले मेहमान यहाँ ठहरते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेहमान घर मेहमानों के लिए ही है। रात को बाहर रुकना सही नहीं है। इस गांव की दीवारें भी कुछ न कुछ कहती हैं, रात को बिल्कुल बाहर मत निकलना। माया, मैं कब से कह रहा था ना, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सुबह होते ही दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई कहानी वहानी। जान है तो जहान है। हाँ माया, रोनी इस बार बिल्कुल सही कह रहा है। वो मंदिर वाकई कुछ अजीब था और ये गांव वाले पता नहीं क्यों सब कुछ गड़बड़ लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लोग अपने बस में ही नहीं, कोई और इन्हें चला रहा हो। हाँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हमने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी। इस गांव में कुछ भी सामान्य नहीं है, सब कुछ अजीब सा लगता है। और वो आईना, उसमें दिखने वाली मेरी जैसी लाल आंखों वाली परछाई, मैं उसे चाहकर भी भूल नहीं पा रही हूँ। मैं तो कहता हूँ यहाँ जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि हम अभी के अभी यहाँ से निकल जाएं। पता नहीं सुबह तक रुकना ठीक रहेगा भी या नहीं। अगर अभी निकल पड़े तो गांव के बाहर कहीं रात काट लेंगे, लेकिन यहाँ एक पल के लिए भी रहना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तीनों जैसे ही मेहमान घर से बाहर निकले, उनकी आंखें अविश्वास से फैल गई। पूरा गांव खंडहर में बदल चुका था। रोनी, पूजा, ये क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो हम इसी गांव में घूम रहे थे। घर थे, चौपाल थी, लोग थे, सब कुछ सामान्य था। और अब देखो, सब उजड़ चुका है, बस खंडर बचे हैं, जैसे ये गांव बरसों पहले ही मिट गया हो। ये सब हमारी आंखों के सामने ऐसे कैसे बदल गया? मैंने कहा था ना, वो परछाई साधारण नहीं थी। इस गांव की हवा, ये रास्ते, ये टूटी दीवारें सब किसी अदृश्य ताकत के बंधन में हैं। मुझे यकीन है हम उसी के मायाजाल में फंस गए हैं। ये जगह अब सिर्फ खंडहर नहीं, एक श्राप बन चुकी है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा, वरना यहाँ रहना तो मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन सोचो, अगर ये जगह सच में किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है, तो हम भागकर जाएंगे भी कहाँ? रास्ता तो बाहर की ओर जाना चाहिए था, पर देखो हम फिर यही लौट आए हैं। हम चाहे कितनी भी दूर निकल जाएं, ये श्राप हमें छोड़ता ही नहीं। हर बार ये गांव हमें वापस उसी जगह खींच लाता है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, वापस जाना होगा वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ था, उस मंदिर में। हाँ, असली जहर तो वहीं छिपा है। उस आईने के बिना ये मायाजाल जिंदा ही नहीं रह सकता। अब हमें डरना नहीं है, आज हर हाल में इस खेल को खत्म करना होगा। ये कहते ही तीनों बिना रुके मंदिर की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के बाहर पहुंचे, उनके कदम ठिठक गए। सामने का दृश्य देखकर उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वही चौपाल के बूढ़े लोग और मेहमान घर की मुखिया अब वहां बुत बनकर खड़े थे, बिल्कुल निर्जीव, पत्थर जैसे। ये तो वही लोग हैं, पर कैसे? अभी कुछ वक्त पहले तक तो ये जिंदा थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। अब देखो, सब पत्थर बन गए हैं, जैसे किसी ने उनकी रूहों को यहीं कैद कर दिया हो। रोनी, हमें क्या हो रहा है? क्या हम भी इन्हीं की तरह बनने वाले हैं? ये किसी साधारण इत्तेफाक की बात नहीं लगती। अगर यहाँ के लोग ऐसे जमे हुए हैं, तो इसका मतलब ये स्थान या वो आईना कहीं ज्यादा गहरा जाल बुनता है। हमें अब भीतर दाखिल होकर यही खेल खत्म करना होगा। पीछे हटना अब किसी भी रूप में ठीक नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों में हमारी ही परछाई बसी हुई है, पर मैं डर के मारे यहीं खड़ी नहीं रह सकती। अगर ये लोग सचमुच इस जगह के बंधक हैं, तो हमें उनकी आवाजों को रोशन करके और उस आईने को तोड़कर इन्हें आजाद करना होगा, भले ही इसके लिए खुद को जोखिम में डालना पड़े। हाँ बिल्कुल, तुम लोग सही कह रहे हो। डर से पीछे हटने का समय नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। उसी आईने को तोड़कर इस माया के जाल से निकलना ही हमारा रास्ता है। जब वे वापस उस कमरे में पहुंचे तो देखा वो शीशा पहले की तरह ही शांत और स्थिर पड़ा था, लेकिन अचानक उसके भीतर वही परछाई उभर आई और इस बार वो बोलने लगी। आजा माया, तेरा स्थान मेरा इंतजार कर रहा है। आजा मेरी दुनिया में, वहीं असली शांति है, वहीं मुक्ति। तेरी सारी पीड़ा, तेरी थकान सब मिट जाएगी। बस एक कदम आगे बढ़ा।
मुझे तेरी झूठी शांति नहीं चाहिए। तूने न जाने कितनों की हंसी छीन ली, कितने घर बर्बाद कर दिए। मैं खुद को तेरे इस धोखे भरे जाल में कभी नहीं फंसने दूंगी। बस अब काफी हुआ। अगर किसी ने हमारी रूहें छीननी शुरू की तो मैं उन्हें वापस लेने के लिए कुछ भी कर दूंगा। आओ मिलकर यही शीशा तोड़ डालें। तू ही तो है माया, आकर मेरे साथ रह जा। तेरे जाने से ये सब और सुंदर बन जाएगा। रोनी और माया ने शीशे को तोड़ने के लिए पास रखे पत्थरों से प्रहार करना शुरू कर दिया। रोनी रुको, ये कोई आम शीशा नहीं है। इसकी बनावट ऐसी है कि सीधे हथौड़े से तो टूटने वाली नहीं, तो ये पत्थर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मुझे वो पंक्ति याद आ रही है जो मैंने किसी पुरानी किताब में पढ़ी थी, एक मंत्र जिससे इस माया जाल को समाप्त किया जा सकता है। टूट जा शीशा, भस्म हो जा, छोड़ दे छाया, छोड़ दे बंधन, ज्वल उठ अंधकार को जलाकर मिटा दे, मुक्त कर दे इस मंदिर की आत्माएं, अब इन्हें बंधना। मंत्र पूरा होते ही वो शीशा धीरे धीरे तपने लगा। फिर उसमें आग सी लपटें उठीं, जैसे भीतर का अंधकार जलने लगा हो। कुछ ही पलों में वो छाया मिटने लगी और उसका सारा मायाजाल टूट गया। जैसे ही शीशा भस्म हुआ, माया का जाल भी उन तीनों के ऊपर से हट गया और हवा में पहली बार शांति महसूस हुई।